सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। अभी हम अपना जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसके लिए बेसिक मैथ्स को जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम जो चीजें डिस्कस की है, स्ट्रेट लाइन को हमने डिस्कस कर लिया, ट्रिगोनोमेट्री का हमने वन शॉट टाइप में देख लिया, पूरा जितना बेसिक मैथ्स होता है, डिफरेंशिएशन को हमने लास्ट टाइम कवर किया था। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट इंटीग्रेशन। इसी को फिनिश भी आज हमें करना है। इंटीग्रेशन को समझना है क्या होता है, उतना ही हम पढ़ेंगे जितना रिक्वायर्ड है आपकी फिजिक्स पढ़ने के लिए, जितनी आपको जरूरत होती है बेसिक मैथ्स की उतना हम देंगे। और इसमें बहुत कुछ कवर हो जाएगा। जो मैथ्स की प्रिपरेशन, जो जेई फिजिक्स के लिए पढ़ रहे हैं उनको भी बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी यहाँ पढ़ने को जो उन्होंने शायद अभी से पहले कभी इंटीग्रेशन में पढ़ी ना हो। कुछ ना कुछ आपको नया अच्छा देखने को जरूर मिलेगा। आज के सेशन में स्टार्ट कर रहे हैं आज के सेशन को। इसमें आप देखेंगे इंटीग्रल्स की अगर मैं रेफरेंस की बात करूं, क्लास 12 की मैथमेटिक्स से आपको देखने को मिलेगा। यानी कैलकुलस का ये पार्ट होता है, चैप्टर नंबर 7 में आपको ये बेसिकली देखने को मिलता है बड़ी मात्रा में। 11 एक्सरसाइज वहां आपको देखने को मिलती है। लेकिन अगर मैं आपको बात करूं आपको फिजिक्स के लेवल पे पढ़ना, तो शुरुआत की 2 एक्सरसाइजेज ही आपके लिए काम की है। अगर आप देखो, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो एनसीईआरटी से, तो एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 आपके लिए सफिशिएंट है। इसका एक ही क्वेश्चन कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करा भी रखे हैं, अगर आपको देखनी हो एनसीईआरटी का आप देख सकते हो। स्टार्ट कर रहे हैं अभी के टॉपिक से, बेसिक से उठा के चलेंगे। एक बात को हमें लॉजिक समझ में आना चाहिए कि व्हाई वी आर कॉलिंग दिस और दिस, वो हमें समझ में आना चाहिए। देखो इधर, सबसे पहले इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले, ये हमारा इंटीग्रेशन टॉपिक है कि हम इंटीग्रेशन को पढ़ रहे हैं, यानी इंटीग्रल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। देखते हैं क्या होगा आराम से। सर इंटीग्रल्स का मतलब क्या होता है? ये एक एंटी प्रोसेस होता है। पहले एक एग्जांपल से समझो, आ जाओ इधर। एग्जांपल क्या है? जैसे मैं बोलता हूं कि 2 है, 2 से मुझे 7 पे पहुंचना है, क्या करोगे? मैं इसमें 5 को जोड़ूंगा तो मैं 7 पे पहुंच सकता हूं। मैं 7 से वापस 2 पे पहुंचना चाहता हूं तो मुझे उसमें से 5 को माइनस करना पड़ेगा। ये फंडा आप जानते हो, बहुत बेसिक फंडा है, जानते हो। सिमिलरली मैं कहता हूं कि मुझे 2 से सर 7 पे नहीं जाना, मुझे 2 से 10 पे जाना है, तो मैंने 5 मल्टीप्लाई किया तो मैं पहुंच गया। लेकिन वापस अगर आपको आना है तो आपको फिर 5 से इस बार डिवाइड करना पड़ेगा 10 को, तब जाकर के आप 2 पे पहुंच पाओगे। कुल मिलाकर के एक बात यह है कि इस तरह की चीज को हम कहते हैं कि हमने एडिशन किया। एडिशन, इस ऑपरेशन का नाम होता है एडिशन, यानी जोड़ा, हमने योग किया। इस तरह की जो चीज होती है इसको हम कहते हैं एंटी एडिशन, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए एंटी एडिशन है। क्योंकि यहां से वहां ए से बी में जा रहे हैं हम किसी एक रास्ते से, तो बी से अगर ए में जब आ रहे हैं तो रास्ता वही नहीं है, एंटी रास्ता है। क्योंकि जाते समय आपके लिए जो लेफ्ट था वो आते समय वो आपके लिए राइट हो गया, तो एंटी इस सेंस में वो हो चुका है। तो कहने का मतलब हो गया कि एडिशन का एंटी प्रोसेस हम करते हैं तो हम वापस वहां आ जाते हैं। इसी एंटी प्रोसेस को आप लोग एंटी नहीं कहते, हम लोग एंटी नहीं कहते, इन जनरल हम कहते हैं इसको एक नाम देते हैं सब्ट्रैक्शन का। हम बोलते हैं हमने सब्ट्रैक्शन किया, हमने घटाया, ये हम कहते हैं। सिमिलरली अगर आपको कोई बोले कि ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, बोलोगे सर मल्टीप्लाई किया हमने। आप बोलोगे सर हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई। इसी तरीके से ये जो चीज हुई, ये उस हिसाब से क्या हो जानी चाहिए? एंटी मल्टीप्लिकेशन हो जाना चाहिए। यानी ये हो जाना चाहिए एंटी मल्टीप्लिकेशन, एंटी मल्टीप्लिकेशन ये हो जाना चाहिए। इसका मीनिंग ये हो रहा है कि एंटी मल्टीप्लिकेशन को इतना लंबा ना कहकर एक छोटा सा नाम देते हैं, हम बोलते हैं कि हमने डिवीजन किया। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होगे कि कैसे डिवीजन मल्टीप्लाई का ऑपोजिट होता है, कैसे सब्ट्रैक्शन एडिशन का ऑपोजिट होता है, इसलिए उसे एंटी टाइप कहते हैं। सेम चीज यहां पर भी होगी इंटीग्रेशन के साथ। इंटीग्रेशन भी किसी का ऑपोजिट होता है। आपको एक छोटे से एग्जांपल से अगर मैं समझा दूं, बहुत छोटे से एग्जांपल से, कि अगर आपको कोई कहे कि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्योंकि हमने पिछली बार डिफरेंशिएशन करना पड़ा है, हमें पता है कि 3x² का डेरिवेटिव होता है। बहुत बेसिक से हमने देखा है, x की पावर n वाले फॉर्मूले से लगता है। सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हम लोगों को पता है 3x² होता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर 3x² से वापस आपको यहां पहुंचना है तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये सॉरी, मैंने इंटीग्रेशन बोल दिया, एकदम से इंटीग्रेशन बोल दिया, सस्पेंस नहीं क्रिएट किया। इसमें मैंने एंटी dy/dx इसे बोलना चाहिए, यानी एंटी डेरिवेटिव मुझे इसे बोलना चाहिए। इस चीज को लोग एंटी डेरिवेटिव इतना लंबा ना बोल करके उसको एक नया नाम देते हैं, बोलते हैं इंटीग्रल्स। इंटीग्रेशन बोल दो एक बारी के लिए, चलो इंटीग्रेशन किया हमने। ऐसा जैसा डिफरेंशिएशन होता है उसका एक एंटी प्रोसेस जो होता है उसका नाम है ये वाला, ये जो दिख रहा है आपको, इंटीग्रेशन। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इंटीग्रेशन इज जस्ट ऑपोजिट प्रोसेस। मीनिंग क्या है अभी भी नहीं समझे? मीनिंग यह है कि अगर सिंबॉलिकली आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते थे कि d/dx ऑफ एक्स क्यूब बराबर कितना होता है? 3x², ये होता है। अब जैसे हमने एंटी एडिशन के लिए एक सिंबल बनाया माइनस, एंटी मल्टीप्लिकेशन के सिंबल बनाया डिवाइड का, सिमिलरली एंटी डेरिवेटिव के लिए हम एक तरह का सिंबल बनाते हैं और वो सिंबल कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा ऐसा डिस्टॉर्टेड एस, बिगड़ा हुआ एस, और यहां पे dx और यहां पे उसको लिख देते हैं जिसका इंटीग्रेशन निकाला जा रहा है। जैसे इस केस में 3x² का इंटीग्रेशन x³ होगा, हमें समझ में आ रहा है एंटी प्रोसेस से। तो कहने का मतलब यह है कि 3x² का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बीच में उसको लिख देना है, इसको लिखना है जिसका निकालना है। तो ये कहता है कि वो इतना आना चाहिए x³, और हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि हाँ आता ही है, x³ भी आना चाहिए, x³ भी आएगा। तो इस तरह से ये काम करते हैं चीजें, शायद आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। इंटीग्रेशन में हमेशा पीछे रिजल्ट के एक प्लस का c लिखते हैं। आपके मन में एक क्वेश्चन होना चाहिए, सर क्यों लिखते हैं? थोड़ी देर बाद डिस्कस करता हूं।
तो ये बेसिक मैंने आपसे डिस्कस किया पहली स्लाइड में। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड। अगली स्लाइड में बेसिक सम चीजों को समझते हैं, क्या मतलब होता है। देखो जो हमने पढ़ा, ये एंटी वाला जो प्रोसेस हमने पढ़ा, इसकी हेल्प से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। फॉर्मूले हम फटाफट डिराइव कर सकते हैं, बस शर्त यही है कि आपने डिफरेंशिएशन का पहला लेक्चर देखा जो मैंने इससे पहले पढ़ाया जस्ट, जो कि बेसिक मैथ्स का था। क्या समझ में आता है? सबसे पहले फॉर्मूले डिराइव करने की कोशिश करते हैं। देखो आपको पता होगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हमने अच्छे से कवर किया है, कॉस एक्स होता है। व्हाट? तो इसका मीनिंग क्या है? इसको अगर मैं यहां समझाने की कोशिश करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि साइन एक्स जो है उसका डी बाई डी एक्स अगर होता है तो इट विल गिव अस कॉस एक्स एज अ रिजल्ट, यही देता है। तो हमने जो पीछे पढ़ा एंटी प्रोसेस, उससे हमें समझ में आता है कि अगर हम cos x का इंटीग्रेशन करें तो sin x मिलेगा। मतलब क्या? उसको लिखने का तरीका ये हुआ कि cos x का इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू x ही करोगे तो हमें sin x मिलेगा, बस। तो आपने ये फॉर्मूला डिराइव कर दिया विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। आपको आता डिफरेंशिएशन था लेकिन आपने निकाल इंटीग्रेशन दिया, ठीक है। सिमिलरली ये नंबर 1 हम इसे क्या लेते हैं, एक नंबर 2 में दोबारा ले लेते हैं कुछ। अगर आपको देखिए कोई कि डी बाई डी एक्स ऑफ 10x कितना होता है, अब ये चीज हमने प्रॉपर डिराइव की है, क्वोशिएंट रूल से भी डिराइव करी, मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में। तो 10x का डेरिवेटिव सब जानते हैं कि सेक्स स्क्वायर x होता है। इसको लिखने की कोशिश अगर आप इस वे में करोगे तो आप बोलोगे कि 10x जो है उसका मैंने डी बाई डी एक्स किया तो मुझे सेक्स स्क्वायर x एज अ रिजल्ट मिला। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आप एंटी करते हो, ऑपोजिट करते हो, ऐसा करते हो सेक्स स्क्वायर x का, तो आपको 10x मिलना चाहिए, एंटी प्रोसेस। तो मीनिंग ये हुआ सर कि सेक्स स्क्वायर x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना होना चाहिए, आप मुझे खुद बताएं। 10x होना चाहिए, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस। अब इंटीग्रेशन जब भी आ रहा है वी हैव टू पुट अ कांस्टेंट टर्म देयर, एक कांस्टेंट हमें ऐड करना पड़ेगा। उसका रीजन मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगा। क्वेश्चंस रखो अपने दिमाग में भी, क्योंकि क्वेश्चन जितने रहेंगे दिमाग में उतने अच्छे से आप चीजों को कवर कर पाओगे। होप आर यू गेटिंग दिस? तो इसी तरीके से जितने फॉर्मूले आपको डिफरेंशिएशन के आते थे, विद द हेल्प ऑफ ऑल दोस यू कैन डिराइव द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशंस। यानी जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ, एक बारी के लिए अगर हम बोले कि कॉसिक एक्स का आंसर क्या होता था, याद करो, बहुत अच्छे से डिराइव होता है। कॉसिक एक्स का आंसर होता है नेगेटिव का कॉसिक एक्स कॉट एक्स। आपको याद होगा नेगेटिव क्यों आता है वगैरह, मैंने हल्का सा बताया था आपको ये। तो कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहा है कि अगर मैंने कॉसिक एक्स का डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन मतलब डी बाई डी एक्स किया, तो मुझे कॉसिक एक्स कॉट एक्स मिलेगा, कॉसिक एक्स कॉट एक्स मिलेगा एज अ रिजल्ट। तो इसका यही तो मतलब निकल रहा है, सॉरी नेगेटिव भी रहेगा, इसका यही तो मतलब निकल रहा है कि इस नेगेटिव ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो मुझे कॉसेक एक्स मिलना चाहिए, बस उसी चीज को हमें लिख देना है। हमें लिखना है कि नेगेटिव ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो आई विल गेट दिस काइंड ऑफ थिंग, ये मिलेगा मुझे कॉसेक एक्स। लेकिन अच्छा नहीं लग रहा कि नेगेटिव टाइप में ऐसे, तो इसको ज्यादा आप ऐसे बोल सकते हो प्रिसाइजली कि इस कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्टली आपको कई बार देखने को मिलेगा। यू कैन इजीली से कि नेगेटिव को उधर भेज दिया, उधर ट्रांसफर कर दिया, ये cos x प्लस सी हमें ऐड करना अपनी मर्जी से। तो इस तरीके से एक ये फॉर्मूला डिराइव कर दिया आपने, एक ये फॉर्मूला आप लोगों ने डिराइव कर दिया, एक ये फॉर्मूला आप लोगों ने डिराइव कर दिया। तो कहीं ना कहीं हमारे पास आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूले बन गए इंटीग्रेशन के, लेकिन हमने कुछ नया नहीं पढ़ा, जितना हमें आता था उसी की हेल्प से हमने नए फॉर्मूलों को डिराइव कर दिया। आई होप ऑल आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अभी आगे बढ़ते हैं। ऐसे करके मैं एक बार आपके लिए फॉर्मूले की एक सीरीज लिख देता हूं जो यहीं से निकल के आती है, फिर कुछ नए फॉर्मूले भी हम डिराइव करेंगे। देखो हमें समझ में आया कि sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है, हमें समझ में आया कि ये नेगेटिव का cos x होता है। सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्शन मेथड की हेल्प से मैं कह रहा हूं, मेरे पास कोई दूसरा तरीका और है नहीं। उसके अलावा अगर आप, मैं आपको समझा भी दूंगा भी दूसरे वे में, cos x का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे प्लस का sin x मिलेगा। ये बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं और ये सारी बातें वहीं से निकली। थोड़े से भी क्यूरियोसिटी शो करोगे आपको एकदम चीजें खुलने लग जाएंगी। इसी तरीके से सेक्स स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, अभी मैं बताऊंगा भी कि मैं कैसे लिख रहा हूं, ये मुझे कैसे याद हो रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा। मैं कुछ नया नहीं कर रहा, डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ के आ रहा हूं, बस उसी को यूज कर रहा हूं। सेक्स स्क्वायर एक्स के बाद अगर कोई मुझे बोले कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या होगा, तो मैं बोलूंगा कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस का कॉट एक्स। सिमिलरली अगर कोई मुझे बोलता है कि एक बात बताओ कि कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, अभी मैंने पीछे आपको दिखाया, अभी कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो कितना होगा, माइनस का कॉसेक एक्स होगा। ऐसे करके इस तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ कुछ फॉर्मुलेस मिले। ये कैसे मैंने लिखे, पहला फॉर्मूला आपको जो दिख रहा है वो कुछ नहीं है, मुझे इतना पता है कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो माइनस sin x का इंटीग्रेशन cos x होना चाहिए। मुझे ये पता है कि भाई 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होना चाहिए। मुझे पता है कि cot x का डिफरेंशिएशन माइनस का cos x स्क्वायर x होता है, तो माइनस के cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन cot x होना चाहिए। बस उन्हीं चीजों को मैं फॉलो कर रहा हूं जो मैंने जस्ट आपको इस स्लाइड में दिखा रखी है, उसी के आधार पर मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये कुछ फॉर्मूले हमने हल्के हल्के अभी अपने आप के लिए डिराइव करें, थोड़े में समझ में आ गए। ये फॉर्मूले हमारे दिमाग में रहेंगे क्योंकि हमने इसमें एफर्ट कुछ भी नहीं डाल रखा,
सिर्फ डिफरेंशिएशन के लॉजिक्स को यूज किया। लेकिन कुछ ऐसे फॉर्मूले होंगे जो धीरे धीरे समय के साथ हमें पता चलेंगे। उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पहले आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, बेसिक फॉर्मूला। इवन बेसिक फॉर्मूला क्या है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन कितना होता है, आप लोगों ने पढ़ा एक्स की पावर एन माइनस वन, एन आगे से आ जाता है, एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन। आप समझ पा रहे हैं क्या? आपको लग रहा है कि नहीं समझ पा रहे, देख के लग रहा है आपको मुझे। ये होगा एन एक्स एन माइनस वन। क्या लिख रहा हूं मैं? व्हाट्स रॉन्ग विद मी यार? एन एक्स एन माइनस वन ये होता है रेज टू द पावर। तो ऐसे ही कर कर अगर आपको इंटीग्रेशन निकालने को कोई बोले एक्स की पावर एन का, यानी एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन यू हैव टू राइट इट एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन और प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट हमेशा आएगा इंटीग्रेशन में, क्यों आएगा डिस्कस करते हैं थोड़ी देर बाद। तो फिलहाल सारी कहानियों में ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेसिक फॉर्मूला बनने वाले हैं, इस पर थोड़ा डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। और अब बहुत इंटरेस्टिंग चीजें शुरू होने वाली है, देखते रहो बस। मैं चीजों के ना डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूं ताकि एकदम से जोड़ूं सबको। देखो मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन कितना होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अगर आप एक बात गौर करोगे वो ये कि जब एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर एक कम हो जाती है, और जब इंटीग्रेशन करते हैं पावर एक बढ़ जाती है। यहां देखो पावर जितनी भी है उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड हो रही है पावर, इंटीग्रेशन में पावर एक बढ़ जाती है, डिफरेंशिएशन जब आप करते हो पावर एक घट जाती है। आपको यहां दिख रहा होगा पावर यहां पे घटी हुई दिख रही होगी, एक कम हो गई, एन से एक कम हो गई। तो एक बेसिक चीज मैंने आपको बताई, थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेशन के तौर पर बताइए। सर ये कैसे फॉर्मूला आता है, ये क्या आप हमें बता सकते हो? मैं बता दूंगा आपको, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इसके एग्जांपल से थोड़ा सा समझ लो कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि एक्स की पावर एक बारी के लिए 3 है, तो एक्स की पावर क्यूब का यानी एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कितना होता है? इसका मतलब है सर एक्स की पावर 3 प्लस वन अपॉन 3 प्लस वन, अब प्लस कॉन्स्टेंट ऐड कर लो, कुल मिला के एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस कॉन्स्टेंट, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे नहीं कहा। अब इस पे बेस थोड़े थोड़े हल्के हल्के क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे मैंने कल आपको डिफरेंशिएशन पे समझाए थे कि 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इस तरह के। वैसे इस पे हल्के से प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपको कल को कोई बोल रहा है कि dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी समझने वाली चीज है, ये बहुत मिलेगा आपको फिजिक्स में, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन का मतलब हुआ कि x की पावर 0 dx लिखा हुआ है, क्योंकि x की पावर 0 अल्टीमेटली 1 होता है, तो आप 1 dx को ओनली 1 इंटू dx भी बोल सकते हो। तो कहने का मतलब ये हुआ इफ यू आर अप्लाइंग दैट फॉर्मूला ओवर हियर, तो हमें ये कुछ मिलेगा जो मैंने लिखा है यहाँ पर। और x की पावर 0 प्लस 1 यानी x की पावर 1 अपॉन नीचे 1 है, तो अल्टीमेटली होप यू ऑल एग्री विद मी कि x इसका रिजल्ट आ रहा है, यानी dx का इंटीग्रेशन सिर्फ x आ रहा है, प्लस कांस्टेंट हम लगाते हैं, अभी समझेंगे क्यों लगाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dy होता तो y आता, इंटीग्रेशन ऑफ dz होता तो z आता, इंटीग्रेशन ऑफ dt होता तो t आता। कैसे आता लॉजिक मैंने आपको दिया। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, और हम सर बहुत कुछ कर सकते हैं वैसे करने पे अगर हम आ जाए, लेकिन हम दिखाता हूं आपको। अब मैं आता हूं कुछ लॉजिक्स पे डिस्कस करने की कि वो सी का क्या चक्करबाजी है, कि सी हम क्यों लगा रहे हैं। देखो उसको समझो कि y दैट सी देयर, y कांस्टेंट, उस सी को हम क्यों ऐड कर रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपकी मैथ्स नहीं है, अपने मैथ्स वाले फ्रेंड से आप पूछ सकते हो कभी ये बात कि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि लगाते सब है लेकिन पता ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, पता नहीं है, लेकिन पता करने की कोशिश कभी नहीं करते तो स्किप हो जाता है। देखो जरा बहुत सिंपल है। अगर मैं आपको बोलूं कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, इवन मैं एक्स स्क्वायर ना बोल के एक्स स्क्वायर माइनस 2 का डिफरेंशिएशन करना है बोलूं आपसे, तो आप समझ पाते हो कि मैंने कल आपको बताया था एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सिंपल 2x होगा। कैसे होगा यार, बहुत बेसिक फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे फिर भी लिख दे रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए, मान के कि आपने पढ़ा होगा तो आप समझ होगे एक बार। इस फॉर्मूले को लगाया, 2 आगे आ गया, 2 में से 1 गया, पावर बन गई, तो 2x 2 माइनस 1 तो अल्टीमेटली 2x। 2 का माइनस 2 का डेरिवेटिव 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने कल आपको पढ़ाया था डिफरेंशिएशन में कि कांस्टेंट टर्म का जब भी डेरिवेटिव आप करते हो आंसर आपके पास हमेशा 0 आएगा, ये हमने डिस्कस किया। सो माइनस 2 का डेरिवेटिव 0 होगा। तो अब ये एक बात हो गई। अगर मैं आपको बोलूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 मत करो, एक्स स्क्वायर करो, तो भी आपका रिजल्ट 2x ही आना चाहिए। आप समझ पा रहे हो, क्योंकि अभी भी 2x होगा सेम। लेकिन अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 ना करके प्लस 2 कर दूं, तो क्या रिजल्ट बदल जाएंगे? नहीं सर, एक्स स्क्वायर का रिजल्ट अभी भी 2x आएगा, और माइनस 2 का सॉरी प्लस 2 का आंसर फिर से इस बार 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। वो भी गेटिंग माय पॉइंट। अब इन बातों को लेकर के मैं कुछ कंक्लूजन बना सकता हूं, बहुत बेहतरीन तरीके से बना सकता हूं। सर देखो, क्या मैं ये समझा सकता हूं कि मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 2 का डी बाई डी एक्स किया और मेरे पास 2x आ गया? क्या मैं कह सकता हूं? क्या मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि मैंने एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स किया और मेरे पास फिर से 2x आ गया? क्या मैं ये कह सकता हूं यहां पे कि मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन किया और मेरे पास इस बार भी 2x आ गया? कह सकता हूं क्या? अब इन्हीं चीजों को अगर हम रिवर्स करें कि 2x का मैं इंटीग्रेशन करूं तो मुझे मिलेगा, 2x का इंटीग्रेशन करूं तो ये मिलेगा, 2x का इंटीग्रेशन करूं तो ये मिलेगा। अगर आप देखोगे तीनों ही चीजों में हम 2x का इंटीग्रेशन जब कर रहे हैं, प्लीज ध्यान से देखें इस बात को, तो हमें 3 डिफरेंट रिजल्ट मिल रहे हैं। एक जगह मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक जगह मिल रहा है एक्स स्क्वायर, एक जगह मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। 3 डिफरेंट आंसर मिल रहे हैं, लेकिन इन तीनों में भी एक खास बात है कि एक्स स्क्वायर तो सब में मिल रहा है,
अब किसी में -2 मिल रहा है, किसी में कुछ नहीं मिल रहा, किसी में +2 मिल रहा है, तो लोगों ने यहां पे बोला +C लगाओ। अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा +C क्यों लगाते हैं। क्योंकि +C इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं उस दौरान वो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, इससे हमें आइडिया नहीं लग पाता कि कांस्टेंट था कौन, क्योंकि कांस्टेंट टर्म चाहे यहां जो भी रहा हो अल्टीमेटली वो गायब हो चुका है। अब वो 2 था, 5 था, 7 था, √3 था, क्या था ये हमें नहीं पता, तो इसीलिए हम यहाँ पे C लगा देते हैं कि कुछ तो है। लेकिन आपका मन कर रहा है यहां कुछ नहीं है तो यहां 0 ले लो, आपका मन कर रहा है यहाँ पे C2 है, यहाँ पे C- है, तो कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा, क्योंकि जब भी हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कांस्टेंट टर्म 0 हो जा रहा है, इसलिए इंटीग्रेशन से वापस आते समय हम उसको कंपनसेट करते हैं कि कुछ तो था वहां पर, उसकी क्षतिपूर्ति करते हैं और C लिख देते हैं। वो ऑल आर यू गेटिंग माय पॉइंट? C का चक्कर समझ में आ गया? आपसे कभी नहीं भूलोगे कि C का चक्कर क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो मैं चाहता हूं कि मेरे सारे स्टूडेंट्स को पता हो जो कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, थोड़ी सी अंदर घुस के बातें, लेकिन डिस्कस कर लेते हैं। क्या है सर बात सर ये है कि आपने ना कभी देखा होगा, जैसे मैं आपसे बोलता हूं एक एग्जांपल के लिए कि 5 में 2 ऐड करो और फिर -2 कर दो, आंसर कितना है? 5 आया। इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि आप ये नहीं करोगे कि 5 और 2 7 होते हैं, 7 में से 2 गया 5 होते हैं, ये बात सही है, लेकिन इससे अच्छा हम ये ना बोल दें कि ये दोनों ने आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, क्योंकि जो आप कर रहे हो उसी का एंटी प्रोसेस आप कर दे रहे हो, आप +2 कर रहे हो और वहीं पे एंटी +2 कर दे रहे हो, तो आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाना चाहिए। यही होता है। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं कि मैंने 10 से 5 को मल्टीप्लाई किया और मैंने 10 से 5 को डिवाइड कर दिया, तो अल्टीमेटली मैं ऐसे काट देता हूं, मैं कहता हूं मेरा आंसर 10 ही है, यानी जो था वही है, क्योंकि मैंने एंटी प्रोसेस कर दिया। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ब्यूटीफुल चीज समझ में आती है। कोई फंक्शन अगर है, कोई लेट्स से कुछ भी बोल रहा है, fx x², जो मन कर रहा होगा, मैंने ऐसे जनरल लिया, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं एक बारी के लिए, फिर मैं बोलता हूं नहीं मुझे इंटीग्रेशन करना है इसका, आप समझ पा रहे होंगे इंटीग्रेशन जब भी आएगा इसके साथ आएगा कि किसके रिस्पेक्ट में करो, इसे dx, तो मैं बोलूंगा कि सर मैंने डिफरेंशिएशन भी किया और एंटी प्रोसेस भी कर दिया, शुड आई से कि ये दोनों इफेक्ट कैंसिल हो जाएंगे जैसे ऊपर हो रहे थे, तो अल्टीमेटली मेरे पास fx बच जाना चाहिए कि नहीं बच जाना चाहिए वापस, क्योंकि मैंने डिफरेंशिएशन किया और फिर मैंने वही इंटीग्रेशन कर दिया, तो इफेक्ट कट गए ना, जैसे ऊपर कट है प्लस और माइनस में मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसका आंसर fx है। मतलब क्या कहना चाहते हो सर? मैं मतलब समझाता हूं, मतलब मैं कहना चाहता हूं कि अगर x² का मैं d/dx करूं, एक बार के लिए समझो, फिर मैं बोल रहा हूं कि मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं, जो भी रिजल्ट आ रहा है एक बार चेक करते हैं कितना रिजल्ट होगा। देखो इंटीग्रेशन लगा रहने दो, x² का डेरिवेटिव कितना होता है? 2x होता है। अब 2x का इंटीग्रेशन करना, अभी पीछे मैंने बताया डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से कांस्टेंट हम सीधे बाहर आते हैं, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचा हुआ x dx। अब पीछे आपने फॉर्मूला पढ़ा इंटीग्रेशन में कि पावर में एक ऐड हो जाता है, नीचे भी सेम होता है, यानी क्या कि x की पावर 1 है ना, तो उसमें 1 में 1 ऐड कर लो और डिवाइडेड बाई 1 में 1 ऐड कर लो, ये +c अपनी मर्जी का लगा, तो आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं ये मिल रहा है, 2 कट गया, आपका रिजल्ट x² + c मिल रहा है। बस फर्क कितना आ गया कि x² तो मिल रहा है क्योंकि वही फंक्शन मिलना चाहिए था, क्योंकि उस पर अल्टीमेटली हुआ कुछ नहीं है, लेकिन कुछ c टाइप का हो गया, लेकिन दिखने में एक जैसा ही लग रहा है लगभग। अब इसको मैं आपको एक नेक्स्ट स्लाइड में ढंग से समझाता हूं। देखो मैं कहना क्या चाहता हूं, इसके 2 तरीके, 2 प्रोसेस हैं जिसके कारण ये अलग हो जाता है। कई बार टीचर्स ही कहते हुए सुनते हुए मिलेंगे आपको कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को काटो मत, उसका कारण समझाता हूं। तो देखो जैसे एक बारी के लिए समझो कि हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, मैंने इंटीग्रेट कर लिया, ऐसे ही करते हैं x² को इंटीग्रेट, जो भी रिजल्ट आया मैं कह रहा हूं कि उसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट का मतलब होता है d/dx कर दो, होप यू आर एग्रीइंग विद मी। अरे यहां पे सेम फंक्शन ले रहा हूं, यानी x² अगर लिया था तो आई एम अगेन टेकिंग दी x², लेकिन इस बार उन जो ऑपरेशंस हैं उन्हें मैं बदल रहा हूं, उनका ऑर्डर बदल रहा हूं, यानी पहले मैं इंटीग्रेशन कर रहा था फिर रिजल्ट को डिफरेंशिएट कर रहा था, इस वाले केस में यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, पहले डिफरेंशिएट कर रहा हूं, एक मिनट, यहां पे आई एम डूइंग व्हाट, पहले डिफरेंशिएट कर रहा हूं ऐसे करके, जो भी रिजल्ट आएगा उसको इंटीग्रेट कर रहा हूं। होप ऑल आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दोनों के दोनों डिफरेंट चीजें फिलहाल डिफरेंट लग रही है, कि मतलब आपने जैसे है ना कि यार 10 में 5 जोड़ो फिर 5 घटाओ, या फिर 10 में पहले 5 घटाओ फिर 5 जोड़ो, इस केस में तो क्या होता है कि रिजल्ट अल्टीमेटली 10 ही आता है, दोनों में फर्क नहीं पड़ता, हम कहेंगे बात एक ही है ले देकर के कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन इस सिनेरियो में जब हम आएंगे, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, यहां पे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, एक बार चेक करते हैं। देखो इसको सॉल्व करोगे, x² का इंटीग्रेशन कितना होगा, x³/3, अभी पीछे के फॉर्मूले समझा आपने, क्योंकि यहां पे रेफरेंस लिख देता हूं, d/dx ऑफ x⁻n, ये भी यूज होगा तो ये रेफरेंस लिख देता हूं nxn-1, और इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n भी यूज होगा तो ये भी लिख देता हूं कि x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1, और एक कांस्टेंट को ऐड करना, वो पीछे की कहानी से समझ में आता है आपसे कांस्टेंट क्यों लिख रहे हैं हम, होप यू आर गेटिंग दिस। यहां पे अगर आप देखोगे मैंने इंटीग्रेशन किया विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला, और मुझे अब इसको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन एक बात समझो, मैंने क्या पढ़ा रखा कि इंटीग्रेशन जब भी आपको करना है तो आपको एक कांस्टेंट टर्म वहां पे लगाना पड़ेगा, क्या आप मानते हो इस बात को? लगाना पड़ेगा। अगर आपको कांस्टेंट वहां पे लगाना पड़ेगा तो लगा दो फिर, क्योंकि आपने अब डिफरेंशिएट करो, आपको डिफरेंशिएशन इसका करना है, d/dx ऑफ x³ डिवाइडेड बाई 3,
और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट का आपको डिफरेंशिएशन करना है, और कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो 1/3 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कॉमन है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला, 3 आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर पावर 1 कम हो जाएगी और इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यू आर लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर एज अ रिजल्ट। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो हुआ क्या, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में कट गए, जैसे पहले कट रहे थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। यानी कि एक्स स्क्वायर बोला भाई आप पहले मेरा इंटीग्रेशन कर रहे हैं, फिर आप मेरा डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यानी अपने आप में एंटी, इसलिए नेट रिजल्ट 0 आ जाएगा, इसलिए एक्स स्क्वायर की जैसा ही दिखेगा, दिख रहा है आपको। अब यहां देखते हैं, यहां जब आप काम करोगे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले करोगे तो 2x आएगा। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया, अब 2x का इंटीग्रेशन करना है तो 2 को बाहर निकाल दो, अब आपको x का इंटीग्रेशन करना है। लेट्स सी कैसे कर सकते हैं। x का इंटीग्रेशन अगर हमें करना है तो हम बोलेंगे x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन एक कांस्टेंट लगेगा, क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हो क्या? मैंने x काट, अब ये 2 अंदर जाएगा तो नीचे वाले 2 को काट देगा ऐसा, और यहां पे 2c बन जाएगा, यानी 2c मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट है, इसे c डैश कर लो ऊपर पे चाहो तो, कोई ना कोई कांस्टेंट है, अल्टीमेटली कांस्टेंट ऐड हो गया। फर्क आप समझो दोनों केसेस में क्या फर्क है, इन दोनों केसेस में क्या फर्क है आपको दिख रहा है? फर्क सिर्फ इतना है कि इस वाले में एक्स स्क्वायर है लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर प्लस सी है, इतना ही फर्क है। अब अगर आप मेन फंडा समझ जाते हो इन चक्करों से बच सकते हो। मैं बताता हूं मेन फंडा क्या है। इसमें अल्टीमेट जो ऑपरेशन हुआ है, इस वाले में अल्टीमेट ऑपरेशन इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन जब भी आएगा कांस्टेंट छोड़ के जाएगा, इसीलिए इसने कांस्टेंट टर्म यहां पे छोड़ा हुआ है, ये कांस्टेंट टर्म छूटा हुआ दिख रहा है। यहां पे अल्टीमेटली डिफरेंशिएशन है, और डिफरेंशिएशन को कोई मतलब नहीं, अगर कांस्टेंट होता भी तो उसे 0 कर देता। इसीलिए यह समझाने की कोशिश यहां पे की जा रही है कि अगर आउटर मोस्ट में, यानी कि अगर आपका फाइनली अगर लास्ट में आपका इंटीग्रेशन हो रहा है तो कांस्टेंट छूटेगा, बाकी फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। जैसे एग्जांपल से समझ लो, जैसे कोई कह रहा है आपको कि sin x है, उसका डी बाई डी एक्स निकालो और देन उसका इंटीग्रेशन निकाल लो। आपको निकालने की जरूरत नहीं, आप सीधे बोल सकते हो कि सर इसका आंसर sin x का sin x है, लेकिन एक कांस्टेंट आप एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे। कारण क्या है? क्योंकि आउटर मोस्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, आपने इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन से काटा, नेट फंक्शन आपका आंसर है, लेकिन कांस्टेंट इसलिए लगाया क्योंकि आउटर मोस्ट में जो आपका अप्लाई हो रहा है वो है इंटीग्रेशन। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सिमिलरली अगर आपको कोई बोलता है इस बारी में कि डी बाई डी एक्स करना है, किसका? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का। अब आप क्या करते हैं? आप फिर से ये बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में कट गए। अगर वो दोनों आपस में कट गए तो रिजल्ट हमारा एज इट इज फंक्शन आ गया, लेकिन कोई कांस्टेंट नहीं आया क्योंकि आउटर मोस्ट में इस बार डिफरेंशिएट, इतना ही फर्क होता है। इसीलिए टीचर्स कहते हैं आपको, इसीलिए आपने सुना होगा कि डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन को काटो मत, क्योंकि अगर आप काट देते हो तो आप इन दोनों चीजों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे जो मैंने यहाँ पे करके आपको दिखाई है। लेकिन आप काट सकते हो अगर आपके दिमाग में सेंस है कि क्या होना चाहिए फाइनली, जो मैंने आपको समझा दिया। आगे बढ़ता है। अब एक ब्यूटीफुल जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं वो समझेंगे जरा ध्यान से, और बहुत अच्छे तरीके से आप समझ रहे हो, ब्यूटीफुली आप समझ रहे हो, शाबाश। क्या है सर वो चीज? सर ये बहुत अच्छी चीज है, इंस्पेक्शन मेथड कहते हैं। ये मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाता हूं जो ना सीरियसली पढ़ना चाह रहे हैं इस पर। मैं आपको 2-4 चीजें ऐसी बता सकता हूं थोड़ा फैसिनेटिंग सी, लेकिन मैं आपको अभी वो पढ़ा रहा हूं जो आपके लिए बेहद काम का है, जिससे आपको सेंसेस मिलेंगे, फील मिलेगा आपको। वो बता देखो जरा, इंस्पेक्शन मेथड क्यों काम का? आपको मजा नहीं आएगा तो नाम बदल देना मेरा। जो कुछ मैंने पढ़ाया उसका एप्लीकेशन है यहाँ पर, और फॉर्मूले डिराइव कर जाओगे आज से। आप खुद ही दिखाऊं क्या, कैसे मैं बोलना चाह रहा हूं, बता। सर डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर कोई बोले, एक मिनट, लेट मी टेक अनदर थिंग। कोई बोलता है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या आप बता दोगे? मैंने पीछे लिखा है, वैसे मान लेते हैं हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमें पता है कि किसी का भी इंटीग्रेशन जो होगा कुछ तो होगा, एक बार के लिए लिख दिया, और कांस्टेंट ऐड होगा उसके साथ, ये हम मान के चले। मतलब ये हमें पता है कि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट तो ऐड होगा ही, और कुछ जो भी आंसर होगा उसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया कि कुछ भी है वहां पर। अब मैं एक काम करता हूं आपको कहने के लिए, एक काम करते हैं कि वी आर डिफरेंशिएटिंग बोथ ऑफ दी साइड्स। इस चीज को भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इस चीज को भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और इस चीज को भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इस चीज को डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन, ऐसा ही कुछ होना चाहिए, होना चाहिए सर। अब मैं क्या कह सकता हूं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में कट गए, क्योंकि हमने पीछे पढ़ाया था। और प्लस सी लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि आउटर मोस्ट में डिफरेंशिएशन है, तो ओनली वी आर लेफ्ट विद दिस काइंड ऑफ थिंग, सेक स्क्वायर एक्स ओनली रिजल्ट आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन उस इंटीग्रेशन को कट कर देगा। वी आर ओनली लेफ्ट विद द फंक्शन। अब अगर आप यहां देखेंगे तो आपके पास समझ में आ रहा है कि डिफरेंशिएशन करना है किसी चीज का और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो अल्टीमेटली यू आर लेफ्ट विद दिस काइंड ऑफ थिंग। ये मिला। अब यहां पे चेकिंग हो रही है आपके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले की। क्या आपको पता है कि किसका डिफरेंशिएशन करने पर सेक स्क्वायर एक्स आता है? बिल्कुल आपको पता है, क्योंकि आपने बहुत खूबसूरती के साथ मेरे साथ फॉर्मूले पढ़े थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ 10x बराबर कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो आपके उन्हीं फॉर्मूले ने आपकी हेल्प करी। उसने कहा कि यहां पे क्या आना चाहिए, 10x आना चाहिए, यानी यहां पे क्या आना चाहिए, 10x आना चाहिए, यानी यहां पे क्या आना चाहिए, 10x आना चाहिए। अब से समझ में आ गया कि वाई सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है। तो सिर्फ डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, और ये प्रोसेस ब्रेन एक्सरसाइज देगा आपको।
मैं आपको और करवाता हूं ऐसे क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट मजा आ जाएगा आपको, लेकिन डरोगे तो नहीं। अच्छा देखो चलो, इफ समवन इज सेइंग कि x की बार n का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तो सर मैंने आपको भी बताया कि x की बार n+1 अपॉन n+1, लेकिन समझते हैं कि हमें नहीं पता, डिराइव करते हैं कैसे आया होगा। देखो हमने बोला कुछ तो होगा प्लस कांस्टेंट डी, क्योंकि हमें पता है इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आएगा। अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएटिंग, आई एम डिफरेंशिएटिंग बोथ ऑफ द साइड्स, मैं डिफरेंशिएट करूंगा दोनों तरफ। मैंने दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, इस तरफ करा तो ये ऐसा दिखने लगा, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन किया तो ऐसा दिखने लगा। मैं इसे सॉल्व करूंगा, लेकिन मुझे पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगर ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, वी आर ओनली लेफ्ट विद अ फंक्शन और विदाउट एनी कांस्टेंट, बिकॉज द आउटर मोस्ट ऑपरेशन इज डिफरेंशिएशन, इट इज नॉट इंटीग्रेशन। तो आउटर मोस्ट में हमारे पास डिफरेंशिएशन है, इसलिए कोई कांस्टेंट लेने की जरूरत नहीं। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात, मैं कहना क्या जा रहा हूं, ये नहीं कि सर ये क्या चलने में लगा हुआ। अच्छा, here we are left with d by dx of ये, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, जीरो होता है। एक मिनट, इसका थोड़ा सा वॉल्यूम का चक्कर हो रहा है, टिंग टोंग बजने में लगा, इसे बंद कर दे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि x की पावर, अब इतना मच गया मामला कि किसका डिफरेंशिएशन x की पावर n होता है। अगर आपको वो पता चल जाए कि किसका, तो वही ये होगा और वही वो होगा, और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे पता करें सर? सर पता हो जाएगा बहुत आसानी से, किसका डिफरेंशिएशन x की पावर n होता है। अगर आपको डिफरेंशिएशन के लॉजिक्स पता हो, अगर आप सिर्फ फॉर्मूले को रटते हुए चल रहे हो, अगर आप इस फॉर्मूले को देख के कुछ एक आइडिया लगा पा रहे हो कि जब भी हम x की बार n का डेरिवेटिव करते हैं तो रिजल्ट आता है nx n-1, पीछे ही बोला था, एक बहुत काम की चीज हो रही है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में अल्टीमेटली योर पावर इज डिक्रीजिंग बाय यूनिटी, x की योर नॉट योर्स, पावर ऑफ x की पावर क्या हो रही है, एक यूनिटी कम हो जा रही है। अगर x की पावर 3 था तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगी। अगर यहां पावर 4 थी तो 3 हो जाएगी, 5 थी तो 4 हो जाएगी, एक पावर कम हो रही है। अब मुझे खुद बताओ कि किस चीज का मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, कि अगर पावर n है तो इसका मतलब पावर रही कितनी होगी, n+1। नहीं समझे? n, देखो मैं समझाता हूं, मैं रफली, ये रफ वर्क है जो मैं पीछे कर रहा हूं, ये ब्रेन के अंदर होने वाला काम है जो मैं आपको रफली समझा रहा हूं। अगर एक बार के लिए सोचो रफली कि यहां पे x की पावर n+1 रहा होता, इसका डिफरेंशिएशन करते तो रिजल्ट क्या आता, आप देखोगे n+1 आगे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दी अबव फॉर्मूला जो ऊपर लिखा हुआ है। x और n+1 जो भी पावर है उसमें से एक घटा देते, तो अल्टीमेटली यू आर लेफ्ट विद n+1 और x की पावर n ओनली, क्योंकि 1 और -1 कट गए आपस में। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? आई होप यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इसका मीनिंग ये हो रहा है कि x की पावर n को अगर आप यहां रख दो एक बारी के लिए, और वो n+1 इज जस्ट अ नंबर, तो d by dx ऑफ, ये नीचे चलेगी। एक मिनट, राइटिंग कितनी बेकार हो गई, राइटिंग कितनी बेकार हो गई सर आपकी। d by dx ऑफ x की पावर n+1 तो यहां पे है ही, अगर मैं n+1 को यहां ले भी आता हूं वहां से उठा के, क्या कोई गलत काम कर दिया मैंने? नहीं सर, क्योंकि n+1 इज जस्ट अ नंबर, वो डिफरेंशिएशन में बाहर भी ले लो अंदर ले लो, जहां रखना रख लो, आप पे डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं आपने बता दिया कि d by dx ऑफ इसका करने पे x की पावर n रिजल्ट आता है। आइडिया कहां से आया मुझे? मैं रट के नहीं आया घर से, मुझे आइडिया की शक्ल देख के आया कि अगर किसी चीज का डिफरेंशिएशन करने के बाद पावर n है तो डिफरेंशिएशन करने से पहले पावर एक ज्यादा रही होगी, क्योंकि डिफरेंशिएशन ने पावर को कम किया है। उसी आइडिया से मैं चला। अब आप समझ पा रहे होंगे कि d by dx ऑफ ये जो चीज है ये यहां बैठी थी, ये यहां बैठी थी, मतलब x की पावर n+1। अगर आप अल्टीमेटली देखने की कोशिश करोगे कि व्हाट इज द रियल रिजल्ट, देन यू विल गेट दिस काइंड ऑफ थिंग। जो भी बच्चे क्यूरियसली समझ रहे हैं बातों को, उनको समझ में आ रहा होगा कितने अच्छे से मैंने ब्यूटीफुली आप लोगों को एक्सप्लेन करा कि फॉर्मूला कैसे आया है, वरना उसकी जरूरत नहीं। क्यों करवा रहा हूं ये? आपके एग्जाम में कोई पूछेगा आपसे कि फॉर्मूला डिराइव करो, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जब तक आपको सेंस नहीं रहेंगे, चाहे आप 100 क्वेश्चन कर लो, 200 क्वेश्चन कर लो, 500 क्वेश्चन कर लो, 1000 क्वेश्चन कर लो, कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ आप क्वेश्चन करने की मशीन बन के रह जाओगे। आपके पास कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए बातें कौन कैसे हुआ, क्या क्या लॉजिक्स हुए। यही बात होती है जो डिफरेंस पैदा करती है एक ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे में। अगर आपको हर चीज की समझ बन रही है तो आप अपने हिसाब से चीजों को यूटिलाइज कर सकते हो, जहां पे उसकी जरूरत पड़ रही है उस हिसाब से। ये फिलहाल काम हो गया इस तरीके का। मैं एक और चीज आपको करवा के दिखा देता हूं, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं। जैसे ना, अगर आपको कोई बोले कि इंटीग्रेशन ऑफ, जस्ट मैंने भी पीछे डिराइव करा, x की बार n कितना होता है, तो आप बोलोगे x की बार n+1 अपॉन n+1 होता है, प्लस कांस्टेंट, यही बोलते हो। अगर मैं बोलूं कि सर इफ n इज इक्वल टू -1 हो गया, देन व्हाट? क्योंकि x की पावर अगर -1 हो गया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि dx बाई x को आप कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, यानी आप 1/x का इंटीग्रेशन निकाल रहे हो। और ऐसे सिनेरियो में इस तरफ मैं रखूंगा फॉर्मूला, -1 रखूंगा n के प्लेस पे, तो पूरी चीजें गड़बड़ आ गई, क्योंकि ये चीज 0 हो गई डिनोमिनेटर में और ये चीज अनडिफाइन हो गई और चीज रेस्ट्रिक्ट हो गई। इसलिए फॉर्मूला यूज करते समय बगल में लोग लिख लेते हैं कि n कैन नॉट बी इक्वल टू -1। n -1 नहीं है, उसके अलावा कुछ भी ले लो, रियल नंबर कुछ भी ले लो। तो अब सवाल ये कि अगर n -1 हो गया तो क्या होगा?
यानी सवाल ये है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। यानी सवाल ये निकल के आ रहा है कि 1/x का इंटीग्रेशन है क्या सर जी, ये सवाल निकल के आ रहा है, ये सवाल निकल के आ रहा है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसका इंटीग्रेशन है क्या, उसी तरीके से इंस्पेक्शन मेथड से कुछ तो है सर, प्लस कांस्टेंट। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, इफ वी आर डिफरेंशिएटिंग बोथ ऑफ दी साइड्स, यहां पे भी डिफरेंशिएशन कर रहा हूं और उस तरफ भी करूंगा, इस चीज को डिफरेंशिएट कर दिया इस तरफ और इसी चीज को डिफरेंशिएट कर रहा हूं इस तरफ, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जब आपस में कट जाएंगे तो यू आर ओनली लेफ्ट विद द रिजल्ट फंक्शन, वो फंक्शन आपके पास बच जाएगा और कुछ बचेगा नहीं इसके अलावा, कांस्टेंट आएगा नहीं क्योंकि आउटर मोस्ट जो डिफरेंशिएशन हो रहा है आउटर मोस्ट ऑपरेशन में, यहां बच जाएगा d/dx ऑफ समथिंग बस। अब अगर आपको पता है कि किसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है तो आपका आंसर आ गया, क्योंकि एक बहुत बेसिक सी चीज है, मैंने आपको बताई भी थी डिफरेंशिएशन में जाते जाते लास्ट टाइम कि d/dx ऑफ, ये याद किया जाना चाहिए, याद करो से कोई दिक्कत नहीं है, log x का डेरिवेटिव हमेशा 1/x होता है। तो आप खुद समझ जाओ यहां क्या रहा होगा, यहां सर log x रहा होगा, तभी तो उसका डेरिवेटिव 1 हुआ होगा। अगर यहां पर log x रहा होगा तो यहां पे भी log x रहा होगा और यहां पर भी log x रहा होगा। आपसे कभी नहीं भूलोगे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x कितना होता है, log x होता है। सरल शब्दों में आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, केमिस्ट्री पढ़ते इसमें, फिजिक्स पढ़ते इसमें, कहां नहीं मिलता है। आप वो पढ़ते हो, मुझे अचानक से याद आ गया, आप रेडियो एक्टिविटी का लॉ पढ़ोगे फिजिक्स में, अभी कोई जरूरत नहीं है समझने की। वहां होता है कि रेडियो एक्टिविटी का लॉ होता है कि dn/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होता है, उसके बाद dn/n बराबर dt होता है, कुल dn/n बराबर dt होता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है dn/n का इंटीग्रेशन log n विद द हेल्प ऑफ दिस। क्योंकि जैसे आप कह रहे हो ना कि जैसे आप समझ गए आप बात को, dn/n का इंटीग्रेशन मैं कह रहा हूं क्या होना चाहिए, कायदे से log n होना चाहिए। क्यों कह पा रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि dx/x का इंटीग्रेशन मैंने प्रूव किया कि log x होता है, बस तो यूज हो गया देखो फिजिक्स में। तो अभी हम इसको नहीं कर रहे, अभी मैं इसे इरेज कर रहा हूं, जस्ट मैंने इसीलिए बताया था आपको ताकि आपको थोड़ा सा एक बार आइडिया लग जाए कि हाँ जी ऐसा कुछ यूज होगा फ्यूचर में। तो अब से फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, इसको ऐसे में मत ले लेना कि क्या है टफ है कुछ है, ऐसा नहीं। सिंपल आपको समझना है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx/x हमेशा कितना होता है, log x होता है और प्लस कांस्टेंट, यहाँ पे x क्या है, ग्रेटर देन 0 है, वो ज्यादा नहीं बोलूंगा, वो लॉग की प्रॉपर्टी के आधार पे बोल रहा हूँ ऐसे, ये होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज आपको लगे हाथ और बता देता हूं जो काफी यूज होती है, ये है डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन के बेसिक्स आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं जितना आपको जानना रिक्वायर्ड है। डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी उस इंटीग्रेशन में बहुत कुछ हो सकता है लेकिन उतना हमें नहीं जाना, हमें उतना ही पढ़ना है जितना बेसिक्स था, वो जितना काम का है आपका, ज्यादा एक्स्ट्रा में नहीं चलना। देखो किसी को शौक है पढ़ने का तो पढ़ लेना, मैंने पढ़ा रखा है, पूरी मैथ्स कवर करा रखी है। डेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, डेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास, एक बार के लिए समझो कि कोई एक फंक्शन है, मैं आपके लिए एक रियल फंक्शन रखता हूँ, रैंडम नहीं रखता हूँ। जैसे ये एक फंक्शन है, आपको वैसे पता होगा, अभी मैं केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाऊंगा जब आगे काइनेमेटिक्स वगैरह, तब भी डिस्कस करूंगा। ये पैराबोला का कर्व है, पैराबोला का कर्व है, इसकी इक्वेशन इवन मैं आपकी हेल्प के लिए आपको बता भी देता हूं कि इसकी इक्वेशन है y बराबर x², इसकी इक्वेशन टेंशन में मत आओ ज्यादा, मैं रैंडम ले लेता लेकिन दिखाने के लिए मैंने रियल कर्व ले लिया। अगर इफ समवन इज सेइंग कि यार मुझे ना यहां से लेकर यहां तक जब ही जाएगा, तो मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम x बराबर 2 है और ये पॉइंट हम समझ पा रहे हैं x बराबर 0, इससे x बराबर 0 से x बराबर 2 तक पहुंचने में एरिया अंडर द कर्व क्या होगा ये हमें निकालना है, और ये बहुत जगह निकालना पड़ेगा। अभी काइनेमेटिक्स पढ़ते समय आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया निकालोगे, आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते समय प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का एरिया निकालने की कोशिश करोगे, बहुत जगह पे हमें एरिया निकालने की कोशिश निकालते हैं और वहां से उनके कुछ फिजिकल सेंसेस निकलते हैं, और वो एरिया आप ऐसे ही निकालते हो जैसे मैं समझा रहा हूं आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन के तरीके से। तो जैसे एक बारी के लिए मुझे यहां से यहां का एरिया निकालना है, तो बेसिकली दे आर इंटरेस्टेड फॉर दिस काइंड ऑफ एरिया, ये इस एरिया को निकालना चाहते हैं जो आपको शेडेड टाइप का दिखाई दे रहा है। अब कैसे निकालते हैं इस एरिया को, उसको निकालने का एक फिक्स्ड मेथड है, उसको समझने की बहुत जरूरत है, इंटीग्रेशन हमारी हेल्प करता है। जैसे कि ऐसी सिचुएशन में यू नीड टू मेक अ स्ट्रिप, आप एक छोटी सी स्ट्रिप यहां पे बना दो, पतली सी कैसे होगी, मेरे बोलने से पतली नहीं होगी। यहां पे मुझे लिख देना होगा dx इज रिप्रेजेंटिंग अ वेरी स्मॉल वेरी थिन स्ट्रिप की विड्थ, एक्स एक्सिस में गिरा हुआ है, क्योंकि एक्स एक्सिस इसलिए dx बोला, अगर ये y एक्सिस में गिर रहा होता तो मैं dy कहता, z में गिर रहा होता dz कहता। अब इसकी लेंथ कितनी होगी इस स्ट्रिप की, रैंडमली मैं मान लेता हूं कि इसकी लेंथ को मैं जनरल मानता हूं y है इसकी लेंथ, होप यू आर गेटिंग दिस, आपको दिख रहा होगा इसकी लेंथ मान लेते हैं y, एक मिनट y है। अब मुझे बताओ कि ये स्ट्रिप जो है अगर ये थिन हो, अभी ये ट्रेपेजियम टाइप की एक बारी में आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन जैसे जैसे मैं क्लोज करता रहूं, मैं बोलूंगी dx टेंड कर रहा है 0 को, इतना बारीक है, तो उस समय दिस फिगर इज ऑलमोस्ट रिजेंबल विद द रेक्टेंगल। अगर मैं एरिया निकालने की कोशिश करूं तो मैं डीए अगर निकालने की कोशिश करूंगा तो लेंथ इंटू विड्थ के फॉर्मूले से मैं बोल सकता हूं y इंटू dx निकल गया, सिंपल। आप ये मत सोचना सर ये हमें ट्रेपेजियम दिख रहा है, मैं कह रहा हूं कि dx टेंड कर रहा है 0 को, और मैं ज्यादा इस पे डिटेल में बातें करता भी हूं वैसे, लेकिन मुझे लग रहा है भी आप इतने में समझ जाओगे। वो क्या है बात सर, बात ये है कि जैसे जैसे आप थिन करते रहोगे इस चीज को, वैसे वैसे ये एक रेक्टेंगल का शेप लेता रहेगा।
तो उस समय लेंथ इनटू विड्थ के फॉर्मूले से एरिया निकाल सकते हैं छोटी स्ट्रिप का, निकाला आपने। अब अगर आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे, अब देखो इंटीग्रेशन क्या होता है समझाता हूं मैं आपको। इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेशन का जो ज्योमेट्रिकल मतलब होता है वो सिर्फ इतना होता है कि ऐड करना चीजों को। यानी मैं चाहता हूं एक जो स्ट्रिप, मैं चाहता हूं कि जो ये स्ट्रिप आपको बनी हुई यहां पर दिखाई दे रही है, ऐसे ही करके छोटी छोटी पतली 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 स्ट्रिप यहां से लेकर यहां तक ऐड होते हुए चले जाए। और इस स्ट्रिप की एक बहुत खास बात है, वो क्या, इनका वाई वेरिएबल है। क्योंकि वाई आप देख रहे हो इस केस में वाई बहुत कम है, यहां जाएगा वाई थोड़ा बढ़ रहा है, यहां जाएगा थोड़ा और बढ़ रहा है वाई, इसके बाद वाई और बढ़ गया, फिर वाई बढ़ता 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 जा रहा है। ये वाई वेरिएबल है, वाई डिपेंडिंग है, कहने का मतलब है। तो बेसिकली हमें बहुत बेस्ट तरीका मिलता है, हम जैसे ही इंटीग्रेट करते हैं इस तरफ भी इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते हैं और इस तरफ भी इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते हैं, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डीए हमें ए दे देगा। क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब ही है समेशन, कंसेक्यूटिव समेशन। इंटीग्रेशन का मतलब ही है समेशन करना, कि ऐसी छोटी छोटी जितनी स्ट्रिप्स है सबके एरिया को ऐड कर रहे हो आप, तो आपको ओवरऑल एरिया मिल जाएगा जितना आप चाहते हो। कितना चाहते हो आप, तो आपको लिखना पड़ेगा कि सर वी वांट इट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू 2 तक, x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू 2 तक का एरिया हम चाहते हैं। x की वैल्यू की लिखी आपने, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में जा रहा होता है ये इंटीग्रेशन, उसी की लिमिट्स, इन्हें क्या आता है लिमिट्स। x इज इक्वल टू 0 लोअर लिमिट है, x इज इक्वल टू 2 अपर लिमिट है। ये तरीका होता है इसको करने का। अब हम इसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, अगर हम सॉल्व ही करना चाह रहे हैं तो y की वैल्यू ऊपर से देखो, y क्या दे रखा था, एक्स स्क्वायर, फंक्शन दे रखा था कि y एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो y को अगर हम एक्स स्क्वायर लिख दें यहां पर, तो ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा कि x बराबर 0 और ये x बराबर 2। अब इसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है पीछे देखा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। एक बारी के लिए आपका मन करा कि सर हमने तो पढ़ा है कि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आता है, आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपने पढ़ा है तो आप लिख लो, ऐसे ही लिखते हैं। अब क्या करना होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को एक एक करके डालना होता है, जो वेरिएबल होता है उसके प्लेस पे। वेरिएबल कौन है, एक्स है यहाँ पे वेरिएबल। तो आप देखोगे एक बार अपर लिमिट डालो वेरिएबल के प्लेस पे और बाकी चीजें एज इट इज लिख दो, लिख दी, और इस पूरी चीज को कवर करो और माइनस करो और लोअर लिमिट अब डाल दो वही वेरिएबल के प्लेस पे। लोअर लिमिट कितनी है, 0, तो 0 डालोगे तो 0 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी इस तरह का बनेगा। अल्टीमेटली सी और माइनस सी कट जाएंगे, आपके पास 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 डिवाइडेड बाई 3 रिजल्ट आएगा, 0 का क्यूब 0 ही होता है। तो दिस इज योर रिजल्ट। एंड बिकॉज दिस इज एरिया सो वी विल राइट यूनिट स्क्वायर टाइप का हम कुछ लिख देंगे। यूनिट मतलब सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होगा मीटर स्क्वायर, किलोमीटर होगा किलोमीटर स्क्वायर, एरिया निकल जाएगा। तो दिस इज द वे हाउ वी विल डील विद द डेफिनिट इंटीग्रेशंस। एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम इस तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके में एक खास बात आपको समझनी चाहिए कि डेफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं आता रिजल्ट में। आपको दिख रहा कहीं नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जब आप अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट करोगे हर समय कांस्टेंट टर्म कटेगा, हर समय। इसीलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको कांस्टेंट टर्म कभी भी दिखाई नहीं देगा। तो ये एक छोटी सी बात शायद आपको यहां से समझ में आ चुकी है। इज इट क्लियर टू यू? क्या इतना क्लियर है? बस यही कुछ फंडे होते हैं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस और करवा देता हूं मैं आपकी एक बारी के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे देखो, ये हमारे पास एक बारी के लिए एक्स एक्सिस है और ये इस तरीके से एक वाई एक्सिस। इस केस में अगर मैं कहता हूं कि मान लेते हैं मेरे पास एक लाइन है और इस लाइन की इक्वेशन है वाई, चलो मैं थोड़ा जनरल लाइन ले लेता हूं, इवन मैं ऐसा बोल देता हूं कि मेरे पास एक कर्व है। कर्व तो क्या है, इस बार ये लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 है। कोई मुझे कह रहा है कि ये पॉइंट है, मान लेते हैं पॉइंट, इस पॉइंट से लेके कोई एक पॉइंट दे दिया, लेट से x इज इक्वल टू 1 तक का आपको आंसर निकालना है। वो पॉइंट भी एक बार के लिए नहीं दिया, तो हम समझ रहे हैं पॉइंट तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां पर बेसिकली क्या होगा, y 0 होगा इस पॉइंट पे। अगर y 0 होगा तो x माइनस 3 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। मैं ऐसी क्वेश्चन बना रहा हूँ, ऐसी फ्रेम कर रहा हूँ। मुझे किसी ने कहा कि इस पॉइंट से लेकर जब आप यहां तक जाते हो तो जो एरिया आता है वो निकालो, एरिया अंडर द कर्व निकालो। कर्व जबकि अभी स्ट्रेट लाइन है वो बात अलग है, तो मुझे ये निकालना है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मुझे असल में ए अगर इसे कह दूं, इसे बी कह दूं, सी कह दूं, मुझे कहीं ना कहीं ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालना है। अरे ये तो हम जानते हैं सर निकालना, ये तो हम हाफ इंटू बेस इंटू, तो निकाल लेते हैं ना, दोनों तरीके से निकाल लेते हैं। एक इंटीग्रेशन से भी निकालते हैं और अपने वाले तरीके से भी निकालते हैं, देखते हैं कि दोनों से सेम आ रहा है। अगर आ रहा है तो भैया हमारा भरोसा और बढ़ जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में। देखते हैं, पहले हम निकालते हैं अपने तरीके से, जो हम अभी सीखा हमने। एक पतली सी स्ट्रिप लेंगे, इसका विड्थ ले लेंगे dx और इसकी हाइट ले लेंगे y। dx इसलिए क्योंकि x पे गिरी हुई है। मैं बोलूंगा कि मुझे एक स्मॉल एरिया अगर चाहिए, dA चाहिए, तो मैं बोलूंगा सर y dx हो जाएगा। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि y dx निकलेगा। फिर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा तो एरिया निकल जाएगा इंटीग्रेशन में y dx, क्योंकि dA के इंटीग्रेशन ने आपको कंप्लीट a दे दिया। फ्रॉम वेयर टू वेयर, सर वी वांट फ्रॉम x इज इक्वल टू -3 टू x इज इक्वल टू 1 तक हम जाना चाह रहे हैं एक बारी के लिए। नाउ जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। अब y कहां से लाओगे, ऊपर दिया रहेगा, जो भी आप खेल रहे हो उसका दिया, x प्लस 3 रहेगा। एज y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, सो आई एम जस्ट पुटिंग दैट वैल्यू ऑफ y। x प्लस 3 मैंने लिख दिया और dx कर दिया, और x इज इक्वल टू -3 से लेके मुझे +1 तक जाना है। नाउ ट्राई टू डू इट। इसे कैसे सॉल्व करोगे, इसे हम ये बोलेंगे सर एक बार आपको समझाने के लिए x dx को अलग कर देता हूँ, 3 dx को अलग कर देता हूँ। इतने अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, बताओ।
x इज इक्वल टू -3 से लेके जा रहे हैं हम +1 तक, और यहाँ x इज इक्वल टू -3 से जा रहे हैं +1 तक, ऐसे अलग अलग करके सॉल्व करो। आप देखोगे x का इंटीग्रेशन कितना होगा, पावर 1 है तो 1 + 1 एक बार के लिए ऐसे कर दो और 1 + 1 ऐसा हो जाए, और यहाँ पे लिमिट्स जो है उनको ऐसे लिख दो एक बार के लिए -3 से +1 तक, और सिमिलरली 3 dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, x होगा, और ये भी -3 से +1 तक होगा। बस खत्म कर रहे हैं। आप देखोगे कि 1/2 को इफ यू वांट देन यू कैन टेक इट आउटसाइड, बाहर ले लो। और ये जो वेरिएबल है जो कि x² उसके प्लेस पे एक बार अपर लिमिट रखनी पड़ेगी, अब माइनस करके लोअर लिमिट, यानी x², तो x ये हो गया 1 और उसका स्क्वायर, अपर लिमिट रखी मैंने, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखी, लोअर लिमिट है -3, तो ये x² है, x के प्लेस पे मैंने ये रख दिया उसका स्क्वायर। आई होप यू आर गेटिंग दिस। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करी जो पीछे समझाई। 3 को 3 लिखोगे, एक बार अपर लिमिट रख दो x के प्लेस पे, वेरिएबल सिर्फ x है, माइनस करके एक बार लोअर लिमिट रख दो, लोअर लिमिट x के प्लेस पे रखोगे तो -3 है। जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। आप देखेंगे यहाँ पे 1/2 ये बना 1 और ये माइनस है और अंदर 9 है, तो 1 - 9 विल गिव यू -8, यहां से बना हुआ प्लस का 3, और 1 + 3 विल गिव यू 4, तो ये बन रहा है 2 4 8, माइनस का 4 ये बन रहा है और प्लस का 12 वो बनना है, तो माइनस का 4 और प्लस का 12 विल गिव यू 8। 8 यूनिट स्क्वायर इज योर रिजल्ट। ये आपको मिला आपके टेक्निक से, जो आपने भी सीखा उस टेक्निक से आपको आंसर मिला 8 यूनिट स्क्वायर, ऐसा आंसर मिला। यानी आपने पता लगाने की कोशिश की है कि सर जो एरिया अंडर द कर्व है, यानी कि इस केस में आपने पता, एक मिनट, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि सर जो ये एरिया अंडर द कर्व है, यानी कि जो ये चीज आपको दिखाई दे रही है पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी चीज, ये पूरा का पूरा एरिया, इसकी वैल्यू आपने बता दी कि 8/3। क्या हम निकाल नहीं सकते थे? हम निकाल सकते थे। आप मुझे बताओ कि ये पॉइंट कितना होगा, क्या आप इसे पता कर सकते हो? सर इसका x कोऑर्डिनेट तो 1 ही होगा, क्योंकि मैं समझ में आ रहा है x 1 है। रही बात y की, तो x 1 होता है तो y 4 होता है, इस इक्वेशन से पता चल गया। तो ये हाइट अल्टीमेटली हमें पता चल पा रही है कितनी है, 4 है। ये चीज कितनी है, यहां से यहां तक की 1 डिस्टेंस है, और यहां से यहां तक की 3 डिस्टेंस पर है, तो ओवरऑल इस ट्राइंगल का बेस कितना है, 4 का। तो ये एक ऐसा ट्राइंगल है जिसका बेस कितना है, 4, और इसकी हाइट भी 4 है कोइंसिडेंटली। कोई कह रहा है इसका एरिया निकालो। सर हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का इस्तेमाल कर सकते थे। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगर हम लगाएंगे, दो बार काटेगा, 4 2 = 8। आपको लग रहा है कि आपका आंसर अभी भी मैच कर रहा है उसी आंसर से जो आपका नीचे आंसर आया था 8 यूनिट स्क्वायर से। आप मुझे बोल सकते हो कि सर आपने इतना लंबा क्यों किया, आप ऐसे कर लेते ना, ये ज्यादा बेटर था। यकीनन था बेटर, लेकिन हमें भरोसा बनाना है अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन पे कि उसने जो किया वो भी सही है, क्योंकि हर समय इतने रेगुलर आपको शेप्स नहीं मिलेंगे कि ट्राइंगल मिल गया, आपको ऐसे इरेगुलर शेप्स देखने को मिलेंगे जैसा यहां पे दिखा है। तो मैं सिर्फ एक इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाना चाह रहा हूं कि जो हमने चीज पढ़ी है डेफिनेट इंटीग्रेशन वो कैसे वर्क कर रही है, उसके फंक्शन को समझाना चाह रहा हूं कि आंसर हमेशा एग्जैक्ट सेम आता है। तो यही बेसिक्स चीज है, यही आपको समझ में आना चाहिए। ऐसे बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती है। वैसे अगर आप बोलें तो मैं आपके लिए एक एज अ होमवर्क में आपको प्रैक्टिस देना चाहता हूँ। देखो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ करवाता हूँ। सर्किल है, ये सर्किल है, ये मान लेते हैं स्टैंडर्ड सर्किल। स्टैंडर्ड सर्किल उसे कहते हैं जिसका ओरिजिन पे सेंटर होता है। इसकी रेडियस कुछ है, लेट्स से इसकी रेडियस को r कह लो, या जो आपको बनाना है a कह लो, तो a,0 उसका कोऑर्डिनेट हो गया एक बारी के लिए। अगर मुझे सर्किल का एरिया निकालना है, हाउ कैन आई डू दैट? एरिया निकाल सकता हूँ क्या सर्किल का? सर मुझे पता है कि अगर रेडियस उसकी a है तो πa² उसका सर्किल का एरिया होता है, लेकिन हम विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन वी कैन आल्सो फाइंड दैट। हम बोलेंगे कि इफ यू आर टेकिंग अ स्ट्रिप कैसे भी ली जा सकती है, x के अलोंग ली जा सकती है या फिर y के अलोंग ऐसे भी ली जा सकती है, दोनों का मैकेनिज्म सेम होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस चीजों का ध्यान रखना होता है अकॉर्डिंगली। फिलहाल इस पे करते हैं। तो ये अगर dx होगा, क्योंकि x के अलोंग ले लेना, तो दिस विल बी y। तो मैं कहीं ना कहीं अगर dA निकालने की कोशिश करूंगा, इट इज समथिंग लाइक y dx, ये ऐसा निकलेगा। इफ आई वांट एरिया तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा दोनों तरफ, लेकिन सवाल यह है कि एरिया कौन सा निकला, डिपेंड करेगा कि आप लिमिट कहां से कहां ले। जैसे अगर मैं एक बारी के लिए कहता हूं कि ये a था तो ये कितना होना चाहिए, -a होना चाहिए, क्योंकि इस तरफ भी a उस तरफ भी रेडियस है। तो ये अगर मैं -a से +a तक जा रहा हूं, तो मैंने जो एरिया निकाला, आप समझ पा रहे हो कौन सा एरिया? मैंने सिर्फ अपर हाफ का एरिया निकाला है सर्किल का, क्योंकि मैं इस जगह से चलना चालू किया हूं, अपनी स्ट्रिप को लेना चालू किया हूं, और ये स्ट्रिप ऐसे ऐसे यात्रा करती हुई आ रही है, और ऐसे करते करते अल्टीमेटली यहां तक स्वीप कर रही है एरिया को। तो इसने अपर सेमी सर्कल को बेसिकली कंप्लीट कर दिया, उस एरिया को निकाला। तो मैं इसे समझाने के लिए डैश लिख देता हूं। तो मेरा जो कंप्लीट एरिया होना चाहिए सर्किल का, वो 2 टाइम्स ऑफ a' होना चाहिए, क्योंकि वो अपर और लोअर दोनों चाहिए मुझे। तो अगर मैं a' को यहां से कैलकुलेट कर पा रहा हूं, आई हैव टू जस्ट ट्वाइस ऑफ दैट टू गेट द कंप्लीट एरिया ऑफ द सर्किल। अब ये कैसे निकलेगा? इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसका सर्किल की इक्वेशन क्या होती है। वो मुझे क्योंकि पता है कि स्टैंडर्ड सर्किल की इक्वेशन x² + y² = a² होती है, तो आई विल टेक द हेल्प ऑफ दिस। मैं यहां से आ जाऊंगा, मैं बोलूंगा कि a' निकालना है, तो क्या करूंगा, मैं y निकालूंगा, वहां से वो निकलेगा a² - x² इन स्क्वायर रूट और dx, और यहाँ x = -a2 है। अब मैं इसको आपके साथ आगे नहीं ले जाना पसंद करूंगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है।
यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है इस चीज का, और ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया नहीं और आपके लिए रिक्वायर्ड भी नहीं है अभी। असल में इसमें फॉर्मूला लग रहा है, जो करना चाहते हैं क्यूरियस स्टूडेंट उनकी हेल्प के लिए मैं यहाँ पे जरूर लिख देता हूँ। वो फॉर्मूला है x/2 स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a। ये फॉर्मूला मैंने लिख जरूर दिया, लेकिन जिसको मन करेगा वो यूज करना इस फॉर्मूले को। मैंने रास्ता दे दिया कि अगर आपको यहां से आगे सॉल्व करना हो तो कैसे करोगे, बाकी सेम प्रोसेस है, सेम टू सेम प्रोसेस है। ये मैं यहां पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि खाली टेक्निकलिटीज आएंगे और वो आपके लिए इतना रेलेवेंसी उसकी है नहीं, लेकिन मैं बताना चाह रहा था कि यहां से भी आप पाई स्क्वायर एकदम से निकाल सकते हो एरिया। क्यूरियस है तो आप मुझे बता देना कि सर हमसे नहीं निकला, मैंने निकाल के रखने बहुत जगह आपको बता दूंगा मैं रेफरेंस। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट से चीजें कवर होती है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई, जितना रिक्वायर्ड आपके लिए वो सब समझ में आ गया, डोंट वरी। अब कुछ चीजें आएंगी, देखो मेरा मेन मोटिव क्या था इस चैप्टर को पढ़ाने का, ऐसा नहीं है कि आप इंटीग्रेशन के मास्टर बन जाओ। मेरा मेन मोटिव यह है कि कल को अगर क्वेश्चन करते करते पेजेस खत्म हो गए क्या, कल को अगर मैंने देखा कि कल को करते करते किसी ने dx बराबर x बोल दिया तो आप घबरा ना जाओ, हड़बड़ा ना जाओ कि उन्होंने कैसे लिख दिया। कल को किसी ने इंटीग्रेशन करने की बारी आई कि x dx का इंटीग्रेशन करना है 1 से लेके 3 तक, और उन्होंने बोला कि x स्क्वायर बाई 2 होता है और यहाँ 1 होता है, यहाँ 3 होता है, और यहाँ 1/2 को बाहर ले लो और उसके बाद 3 का स्क्वायर कर लो, -1 का स्क्वायर कर लो, 9 का 8 हो गया, 8/2 टाइप का 4 हो गया, ऐसा कुछ। आप ये ना सोचो कि क्या हो गया, ऐसा ना लगे आपको। कल को कोई करते समय अगर sin x का इंटीग्रेशन एक बारी के लिए फटाफट से आपकी आंखों के सामने माइनस का cos x लिख दे रहा है तो आप हड़बड़ा ना जाओ कि क्या लिख दिया, किसने लिख दिया, कैसे लिख दिया। आपको समझो, आपको पूरी समझ, आप जब भी इंटीग्रेशन आएगा आपको बहुत फील होगा, आपको ज्यादा ही फील होगा, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं होता कांस्टेंट क्यों लग रहा है, कई लोगों को चक्करवारियां समझ नहीं आती कि कैसे कैंसिल होता है डिफरेंशियल इंटीग्रेशन एंड ऑल, कि कईयों को इंस्पेक्शन मेथड की कोई जानकारी नहीं होती। कल को अगर आपके सामने सीधे आएगा कि dx बाई x इंटीग्रेशन, आप सीधे लिख सकते हो log x और एक भरोसे के साथ लिख सकते हो क्योंकि आपने इसको डिराइव किया मेरे साथ। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो आपने बहुत अच्छी चीजें सीखी। मैं यही चाहता था कि एक फैमिलियरिटी बढ़े, एक फ्रेंडशिप बढ़े आपकी किसके साथ, जो आपने टॉपिक पढ़ा है यानी इंटीग्रेशन। और मैं यकीन करता हूं ऐसा कि शायद हम उसमें सफल भी रहेंगे, हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आई है। एक बार आप देख सकते हो ये चीज़ हमने पढ़ी थी, इंस्पेक्शन मेथड से हमने यहाँ पढ़ा था, स्टार्ट किया था। उससे पहले मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि कैसे करके कॉन्स्टेंट आता है नहीं आता, कैसे कैंसिल होते हैं एंड ऑल। उसके बाद ही मैंने आपको बेसिक्स यहाँ पे डिस्कस किए थे। सी का मैंने आपके साथ टॉपिक डिस्कस किया कि कॉन्स्टेंट टर्म क्यों आता है, फॉर्मूले वगैरह को मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। ये कुछ फॉर्मूले बहुत है लिखने के लिए, बहुत फॉर्मूले बहुत है। मैं मतलब अभी मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, मैं जाता नहीं पर्सनली यहाँ पे, जाता नहीं मैं ज़्यादा। अदरवाइज फॉर्मूले में क्या है, 10x का फॉर्मूला हो सकता है, cot x का फॉर्मूला हो सकता है, बहुत है। फॉर्मूले थोड़ा ना करने यार, हमें फॉर्मूले थोड़ा रटने, हमें सेंस लेना है। इतनी भी नहीं होती मैथ्स यूज कि बिल्कुल ही हो जाए कि भाई जगह जगह पूरी पढ़ा रखी है मैंने। फिजिक्स मुझे पता है कि कोई इतना भी यूज नहीं होता कि बिल्कुल एक्सक्लूसिवली आपको सब कुछ पढ़ा दिया जाए। अभी मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं पढ़ाया, मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं पढ़ाया, मैंने इंटीग्रेशन ऑफ फ्रैक्शनल फंक्शन नहीं पढ़ाया, मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट नहीं पढ़ाया। आप बोलोगे सर पढ़ाया क्या आपने, मैंने सिर्फ वो पढ़ाया जो आपके लिए काम का था, ठीक है। अदरवाइज 10x का हम लिख सकते हैं कि log of sec x प्लस कॉन्स्टेंट इसका होता है, इसका हम लिख सकते हैं कि log of sin x प्लस कॉन्स्टेंट इसका होता है। पता नहीं क्या क्या लिख सकते हैं हम, लेकिन ऐसा थोड़ा है कि क्या क्या के चक्कर में हम सब कुछ लिखे। जितना आपने पढ़ाया, जितना आपको समझ आया, बस उतना ही जरूरी है। आप सीधे फिजिक्स में मिलते हैं आपको। अब क्योंकि मेरा एक नेक्स्ट लेक्चर मैं देखता हूँ वेक्टर अलजेब्रा, वैसे मैं कोशिश करता था उसे फिजिक्स में ही लूं, मोशन या प्लेन में देखता हूँ। वेक्टर अलजेब्रा का भी मैं बेसिक मैथ्स में एक बार में उसे कवर कर लूँ तो वो भी चलेगा, वो भी सही रहेगा, या फिर मोशन या प्लेन में देखें वो भी सही रहेगा। तो मुझे लग रहा है मैथ्स कवर हो रही है तो एक बार वेक्टर अलजेब्रा को इसी में कवर कर लेंगे, तो ताकि एक जगह पे सारी चीजें हमारी कवर हो जाए। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका स्ट्रेट लाइन कवर हो चुका है। ये टॉपिक्स में मैं एक बार अपनी टू डू लिस्ट में जाऊं और देखूं कि क्या क्या हमारा हो चुका था। हमारे पास स्ट्रेट लाइन हो चुका था, ट्रिग्नोमेट्री हो चुका है, डिफरेंशियल, आज इंटीग्रेशन भी हमारा हो चुका है। इस तरीके से हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा वेक्टर अलजेब्रा, और बेसिक मैथ्स हमारी कवर हो जाएगी। और यकीन मानो आपको मजा आएगा जब जब आप ये पढ़ोगे, जब जब स्ट्रेट लाइन यूज होगा, जब जब ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा, जब जब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर अलजेब्रा यूज होंगे, तब तब आपको मेरी याद जरूर आएगी अगर आपने यहाँ से लेक्चर्स को स्टार्टिंग से देखा। अभी के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही। इन लेक्चर्स की सीरीज को जरूर फॉलो करो। आगे 11th की और 12th की फिजिक्स पूरी की पूरी कवर हो रही है। नीट फिजिक्स के पूरी की पूरी 36 ईयर्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे विद सॉल्यूशंस, और अच्छे सॉल्यूशंस, इस तरह के सॉल्यूशन जिससे आपको ये आइडिया लग सके कि आगे क्या क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछा जा सकता है। अगर आप इन चीजों को कर लेते हो, मैं पहले से आपको गारंटी दे रहा हूँ कि 95% प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी अगर आप सिर्फ इतना ही कर लो जो मैं करा रहा हूँ। इसी को रिवाइज करते रहो, अपना दिमाग ही ना लगाओ। बाकी अगर आप चाहते हो मेरे 5% नंबर भी ना कटे तो आप अपना दिमाग भी लगाना चालू करो और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करने लग जाओ। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय। और एक चीज का जवाब मुझे दे सकते हैं आप मुझे ये बता सकते हैं कि क्या आपको इस तरह का जो सेटअप है इसमें पढ़ाई करना अच्छा लगता है, या फिर आपको पीछे जैसे मैं ऐसे लिखता हूँ वो सेटअप आपको अच्छा लगता है। आप मुझे बता सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग काम कर लेंगे, ठीक है। गुड बाय।